हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे, स्वस्थ, हेल्दी होंगे। जैसा कि हम लोगों के लिए इतनी ऋतुएं हैं और मौसम है, सर्दी, गर्मी, बारिश, तो हम उन्हीं मौसम के अनुकूल ही हमारा खान पान है, रहन सहन है। सर्दियों में गर्म खाना, गर्म कपड़े, गर्मियों में ठंडा और बारिश में बारिश की तरह से खाना और रहना। उसी तरीके से हमारा नेचर, हमारी प्रकृति, हमारे पेड़ पौधे, उन्हें भी नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ता है। तो गर्मी के पौधे अलग सरवाइव करते हैं और बारिश के अलग होते हैं, सर्दी के अलग होते हैं। सर्दी के जो पौधे ग्रो करने के होते हैं वो गर्मी में रेस्ट लेते हैं। गर्मी के पौधे जो ग्रो अच्छे करने के होते हैं वो सर्दी में रेस्ट लेते हैं। बारिश एक ऐसा मौसम है जिसमें पौधे बैलेंस हो जाते हैं, यानी कि अपने आप को चार्ज कर लेते हैं, नेक्स्ट मौसम के लिए अपने आप को चार्ज कर लेते हैं। बारिश का ही एक ऐसा मौसम है क्योंकि उसमें बारिश की बूंदों में, पानी में इतने मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन्स होते हैं जो पेड़ पौधों को एनर्जी देते हैं, उन्हें फूड देते हैं, जो नेक्स्ट सीज़न, नेक्स्ट बारिश तक उनको स्वस्थ रखते हैं। तो आज का हमारा पौधा है जिस पे मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा करनी चाहूँगी, वो है, सभी ने देखा होगा, बड़ा ही खूबसूरत फूलों वाला पौधा है और उसकी खुशबू शाम से शुरू हो जाती है, पूरी रात भर रहती है। अगर उसके पास से आप निकलते हैं या अगर एक भी पौधा आपके घर में लगा हुआ है, गार्डन में लगा हुआ है या गेट पर लगा हुआ है, तो गेट की घर की खूबसूरती तो बढ़ती ही है, उसके अलावा घर आपका पूरा महक जाता है। इतनी खुशबू, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस उस पौधे की होती है। उसका नाम है मधुमालती। नाम भी बहुत सुंदर है उसका। मधुमालती एक ऐसा पौधा है जो एशियाई देशों में पाए जाने वाला फूलों की लता यानी कि बेल वाला पौधा है। मधुमालती का बॉटनिकल नाम कॉम्ब्रेटम इंडिकम है। अंग्रेजी में इसे रंगून क्रीपर कहते हैं, जो कि अधिकतर नर्सरी वाले बोलते हैं, सब लोग भी जानते हैं। और चाइनीज़ में इसे चाइनीज़ हनीस्कल कहते हैं। आसामी में इसे मालती और बंगाली में इसे मधु मंजरी कहते हैं। तेलुगु में राधा मनोहरम कहा जाता है। जैसे जैसे अलग अलग देश हैं वैसे ही इनका नाम भी अलग है। करीब पूरे साल भर ही ये लगभग फूल देता है, बट गर्मी का इसका बारिश तक बहुत अच्छा फूल देने का इसका टाइम होता है। इस पौधे को बहुत तेज धूप पसंद होती है। जून के महीने में अप्रैल से ये अपनी फ्लावरिंग शुरू करता है, जो कि सितंबर अक्टूबर तक धीरे धीरे कम हो जाती है, बट मई, जून, जुलाई में बहुत अच्छी इसकी फ्लावरिंग बढ़ जाती है, पूरा फूलों से ढक जाती है इसकी बेल। और इसके जो फूल होते हैं वो शुरू में जब खिलते हैं, जब हम दूर से इसको देखेंगे, इसके फूलों को, तो हमें 3 रंग के गुच्छों में फूल नज़र आएंगे। ऐसा लगेगा एक ही बेल में इतने सारे अलग अलग कलर्स के फूल हैं। तो इसमें जो शुरू में जब फूल खिलता है तो उसका रंग वाइट होता है। जैसे जैसे धूप आगे बढ़ती है तो उसका कलर पिंक कलर का हो जाता है और थोड़ा सा चेंज होता है नेक्स्ट डे, तो थोड़ा डार्क कलर का होते होते रेडिश होकर के वो डार्क मरून में चेंज हो जाता है। तो एक ही गुच्छे में वाइट, पिंक, डार्क पिंक और मरून कलर के फ्लावर हमें गुच्छों में नज़र आते हैं। इनकी खुशबू शाम से शुरू होती है और सुबह तक रहती है, फिर दोपहर में नहीं आती। दिन में इस फूलों में से पास में से आप स्मेल करेंगे तो खुशबू आएगी। बाकी जो एटमॉस्फेयर को खुशबूनुमा बनाती है वो शाम से रात तक में बनाती है। इस पौधे के आयुर्वेदीय गुण बहुत हैं। आयुर्वेद में इसे दवा के रूप में काम में लिया जाता है। जैसे मैं थोड़ी सी ही चर्चा यहाँ पर करूँगी, दवाओं पर, इन पर नहीं है ये वीडियो। अगर आप कोई कहेंगे मुझे तो कमेंट करिएगा, तभी मैं इस पर
दवाओं के बारे में, क्या क्या रोगों में ये काम में आती है, किस तरीके से आती है, तभी वीडियो बनाऊंगी। अभी आज मैं इस पर चर्चा सिर्फ इसकी प्रोपेगेशन, इसकी सॉइल, खाद, कैसे उसको कटिंग से किस तरीके से लगाया जाता है, इसी पर ही आज मैं आपसे चर्चा करूंगी। तो थोड़ी सी हम बात यहाँ कर लेते हैं कि कौन कौन से रोगों में इसे काम में लिया जाता है। जैसे शुगर है, हार्मोन्स प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए है, बैलेंस में हो जाता है उससे। शारीरिक कमजोरी दूर करने के लिए भी इसको दवाओं के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। और इससे आयुर्वेद में एक दवाई बनाई जाती है। इसके जो मधुमालती के फूल होते हैं, उन फूलों से वसंत कुसुमाकर रस, ये नाम है उस मेडिसिन का, वसंत कुसुमाकर रस नाम की दवा बनाई जाती है। इस प्लांट से इसकी जड़, इसकी पत्तियाँ, इसके फूलों का, सभी का कई रोगों में आयुर्वेद में उपयोग किया जाता है। हम जो रोड पर या घरों पर देखते हैं वो एक नॉर्मल, जो इसकी वैरायटी है वो नॉर्मल वैरायटी है, जो कि 8, 10, 12 फुट तक ऊपर जाती है, मकानों पर चढ़ जाती है, काफ़ी ऊंचाई तक इसकी बेल चली जाती है। लेकिन आजकल एक ड्वार्फ वैरायटी भी आ रही है जिसे हम गमलों में भी लगा सकते हैं, जिसमें फ्लावर उसी तरीके से आएंगे जैसे इस बड़ी बेल में आते हैं। बाकी इस नॉर्मल एक वैरायटी है, उस बेल को भी हम गमले में लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें गमला बड़ा लेना होगा, क्योंकि इसकी जड़ें काफ़ी डीप में अच्छी तरीके से फैलती है। इसकी जड़ें काफ़ी फैलती है, इसलिए इसे हमें शुरू में ही बड़े गमले में लगाना होगा। इस पौधे में फूलों के साथ साथ सफ़ेद रंग के छोटे छोटे फल भी आते हैं, जो कि शुरू में सफ़ेद रंग के होते हैं और बाद में जब पकने लग जाते हैं तो भूरे रंग के हो जाते हैं, और भूरे भी सूख जाते हैं तो वो झड़ जाते हैं। इसकी सॉइल की हम बात करें तो वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, और मिट्टी हम इसकी लगाने के लिए पौधे को तो हम गार्डन सॉइल ले लीजिए। मैं तो ऐसा ही लगाती हूँ कि 40% तो हम इसकी गार्डन सॉइल ले लेंगे, 20% या 25% सैंड ले लीजिए, जो मकान बनाने में काम में आती है, रिवर सैंड, और 10% थोड़ी सी कोकोपीट मिला लीजिए, क्योंकि हमारे राजस्थान में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो कोकोपीट क्या करती है, गमले को थोड़ा ठंडा बना के रखती है। अगर हम गमले में लगा रहे हैं, उसकी सॉइल में ये मैं बता रही हूँ, तो थोड़ा सा ठंडा बना के रखती है, इसलिए थोड़ी सी कोकोपीट हम डालेंगे। और थोड़ी सी इसमें नीम खली, जो कि फंगस कीटाणु नहीं लगने देती है, थोड़ी गोबर की खाद, लेकिन गोबर यहाँ पर काफ़ी पुराना होना चाहिए। नया गोबर हम इसमें डालेंगे तो उससे फंगस और कीड़े लगने का डर रहता है। गर्मी से पौधा कई बार गैस बन जाती है उससे, तो वो केमिकल ज़्यादा होने से हमारा पौधा खराब भी हो सकता है, मर सकता है, इसलिए पुराना गोबर हम इसमें खाद में काम में लें। और थोड़े से पत्तों की जो खाद होती है, या सूखे पत्ते हैं आपके घर में, उसको बिल्कुल क्रश करके वो थोड़ा मिक्स कर दें, तो इन सबको मिला करके इसकी हम सॉइल तैयार करें। और इसकी सॉइल जब हम पौधा लगाएंगे तो इसकी मिट्टी में हमेशा जैसे नमी बनी हुई होनी चाहिए, थोड़ा ना तो गीली होनी चाहिए, ना ही बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, भुरभुरी होनी चाहिए, जिसमें मॉइस्चर हो थोड़ा सा, वो वैसी मिट्टी इस पौधे को पसंद है। खाद की हम बात करें तो इसमें पत्तों की खाद बहुत अच्छी है, वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छी है इस पौधे के लिए, नीम खली अच्छी है, और सरसों खली भी बहुत अच्छी है। इससे पौधे से फूल ज़्यादा हम पाने के लिए इसमें सीवीड का यूज़ कर सकते हैं। सीवीड दाने के रूप में भी आता है। अगर 12 इंच या 15 इंच का गमला है तो हम छोटी जो चम्मच होती है वो भर के सीवीड चारों तरफ हम उसमें डाल दें। सीवीड लिक्विड में भी आता है, जिसे हम पानी में मिक्स करके डाल सकते हैं। और इसके लिए बनाना पील, ऑरेंज पील और ऑनियन पील, ये भी, यानी कि पील मतलब है लिक्विड, जो बनाना होता है उसके छिलके
कट करके पानी में हम 10-1 दिन के लिए उसको डाल के रख दें। ऑरेंज का भी और नींबू का या प्याज का इसी तरीके से हम बना लें। 10-15 दिन में अच्छा सा तैयार हो जाता है। फिर उसको छान करके बॉटल में भर के रख लें और जितना हम ये पील लेंगे उतना ही हम पानी, या थोड़ा सा पानी ज़्यादा भी होता है तो परेशानी पौधे को नहीं होगी, उसको मिक्स करके दें। तो उससे कोई भी पौधे में, हम फूलों वाले पौधे में, सब्जियों वाले, फ्रूट्स वाले पौधों में भी इस पील को, बनाना पील को हम डाल सकते हैं। हम इसकी प्रोपेगेशन की बात करें तो देखिए कैसे करते हैं इसकी प्रोपेगेशन। कटिंग से भी हो सकती है और कटिंग से किस तरीके से, 2 तरीके से होती है। इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं हम। ये मधुमालती का मेरा अभी लगभग 1 महीना ही हुआ है इसको रीप्लांट किए हुए मुझे, तो अभी छोटा है, इसमें एक बार ही फ्लावर आए हैं और इसमें नई नई लीव्स आ रही हैं। तो एक तो होता है टहनी, जो थोड़ी सी इसकी टहनी मोटी, अभी पतली है, इसमें तो नहीं हो सकता है कटिंग, क्योंकि थोड़ी सी हमारी सेमी वुड स्टिक होनी चाहिए। सेमी वुड का मतलब है कि ग्रीन हो बट थोड़ी सी मोटी हो टहनी, लकड़ी जैसी मोटी ना हो, थोड़ी सी हरी हो। उसको कट करके और हम 1-1.5 इंच ज़मीन में दबा दें और तो उससे ग्रो हो जाता है पौधा। और एक तरीका होता है, जैसे ये हमारी टहनी है, मान लीजिए अभी तो ये लगाने लायक नहीं है, बट फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं बता रही हूँ, ये टहनी है हमारी, तो इसको हम ऐसे ज़मीन में दबा देंगे। देखिए दिखाती हूँ आपको, ज़मीन में इसको दबा देंगे मोटी टहनी को, ये अभी नहीं होगी, मोटी टहनी को ज़मीन में दबा देंगे और ऊपर से इस पर मिट्टी आ जाएगी, इसके ऊपर मिट्टी आ जाएगी ऊपर से। तो ये कुछ समय बाद अपने नोट पर से, जो नोट्स हैं इसके, यहाँ से जड़ें बना लेगी और जहाँ से जड़ें बनाएगी कुछ समय बाद में वहाँ से हटा के और उसके नोट के नीचे से हम यहाँ से कट कर देंगे, तो ये हमारा एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। और एक बात और बताऊँ मैं कि ज़्यादा फूल पाने के लिए इसमें, जैसे ये इसका स्टेम है, तो जब इसका डोरमेंसी पीरियड होता है सर्दियों में, तो सितंबर लास्ट या अक्टूबर में जितनी हमको लेंथ चाहिए उसको रख करके हम ऊपर से इसको कटिंग कर दें, इसकी प्रूनिंग कर दें। तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे ये जो मेन ब्रांच है ये मोटी होती जाएगी, इसमें फूड अच्छा भर जाएगा, जिससे क्या होगा 2-1 साल बाद में, 3 साल बाद में जब ये मोटी हो जाएगी, क्योंकि हम प्रूनिंग करते जा रहे हैं ऊपर से, तो यहाँ से ब्रांच मोटी होती जाएगी। मोटी होने से ये बाद में फूल अच्छे देगी हमको। अगर हम कटिंग नहीं करेंगे और ये बढ़ता जाएगा तो फूल हमारे इस प्लांट में इतने नहीं आएंगे। कटिंग करने से क्या होगा कि फूल अच्छे आएंगे और ये स्टेम, जो मेन ब्रांच है, वो अच्छी हो जाएगी, जिससे हमारे फ्लावर अच्छे आएंगे। एक बात और है, जब फ्लावर आ जाते हैं मधुमालती में या कोई भी हो पौधा, उसमें फ्लावर आ जाते हैं, तो फ्लावर आने के बाद में पक कर के वो नीचे झड़ जाते हैं। तो उस स्टिक को जहाँ फ्लावर आया है, जैसे मेरे गुड़हल में आपको दिखाती हूँ, ये फ्लावर आया हुआ है, तो इसमें मैं जो फूल आया था वो सूख गया है, उसको मैं निकाल दूँ और उस छोटी सी जो टहनी होती है, जैसे ये सूखी हुई है, इसको मैं कट कर दूँ, तो उससे क्या होगा, यहाँ से नई ब्रांचेस निकलेंगी। नई ब्रांचेस निकलने से फ्लावर भी ज़्यादा आएंगे। तो इसका यही प्रोसीजर है, एक तो कट करके, दूसरा ज़मीन में दबा करके, और जो मैंने बताया ज़्यादा फूल पाने का तरीका कि हम ऊपर से कटिंग करेंगे तो नीचे से टहनी मोटी हो जाएगी। अभी ये पौधा मेरा छोटा है, तो अभी इसने एक बार मेरे लाने के बाद में एक बार ही फ्लावरिंग किया है। अभी बहुत पतली हैं इसकी टहनियाँ, इतना यंग नहीं हुआ है ये पौधा, तो नेक्स्ट सीजन तक बड़ा हो जाएगा। सर्दियों में मैं भी इसकी थोड़ी कटिंग कर दूँगी, तो अगली साल अच्छे इसमें फ्लावर आएंगे। अभी देखते हैं, अभी बहुत छोटा है। मैंने ये तोड़ा है इसको, ये फूल आया था, अब फूल झड़ चुका है और ये रह गया है, तो इसकी जो टहनी है ये वाली, तो मैं इसको तोड़ दूँगी यहाँ से।
पौधे को नुकसान ना हो तो इसको अलग कर देंगे ऐसे। अब यहाँ से ज़्यादा स्टिक आएगी, ज़्यादा फ्लावर आएंगे, जितने भी हैं हम सबको झाड़ देंगे यहाँ से, अपने आप ही टूट जाती हैं वो। तो चलिए, जितना भी मुझे थोड़ा इसके बारे में मालूम था वो आपसे मैंने शेयर किया। जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।